अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील अहमद बलूचिस्तान अकेडमी से। आज हम एक ऐसे आलमी वाक़े पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की सियासत, सिक्योरिटी और अमन के तस्वुर को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। एक तरफ तो अमेरिका के शहर म्यांमार में रशिया यूक्रेन की जो कम अमन मुज़ाकरात जारी है, और दूसरी तरफ आपके मॉस्को के कल्ब में एक सीनियर आर्मी जो फौजी अफसर होता है उनको कार में हलाक किया जाता है। ये दोनों वाक़यात बज़ाहिर अलग नज़र आते हैं, दर हकीकत ये है कि आलमी कशमकश की दो खतरनाक कड़ियाँ हैं। तो किस तरीके से जो आज खासकर किस चीज़ में जो कि टेंशन एस्केलेट पीस टॉक्स इन मैनी विद रशिया डिफेंस ऑफ बम ब्लास्ट इन दिसंबर। आज सुबह एक फौजी ऑफिसर रशिया की जो होता है वो बम ब्लास्ट में हलाक होता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए एक अमन मुज़ाकरात फ्लोरिडा में यूएसए में एक जारी होता है। इवन तो पहले भी एक मुज़ाकरात हुए थे ब्रिटेन और ट्रंप के दरमियान, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैप में देखा जाए ये क्या है, रशिया है, ये आपका यूक्रेन है। ठीक है, अब रशिया क्या करता है, यूक्रेन को अटैक किया हुआ है। ठीक है, ये जो खासकर ये एरिया है नीचे की तरफ, इस एरिया में आपका रशिया ने पूरा इसको कब्जा किया हुआ है, लेकिन कुछ एरिया बच रहे हैं। लेकिन फिर भी नेटो और यूएसए की मदद से यूक्रेन क्या कर रहा है, अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना एक मुज़ाकरात चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया को वार को खत्म किया जाए। दोनों अमन मुज़ाकरात कहाँ पे चल रहे थे, ये जो चल रहे थे फ्लोरिडा में, किसके दरमियान, कौन इसको लीड कर रहा था? यूएस के जो स्टेफ वेटकॉफ थी वो लीड कर रहा था इसमें, रशिया केलेव डेमेट्रिव, और दूसरी तरफ यूक्रेन की साइड से रस्टम उमरेव। ये यहाँ पे अमन मुज़ाकरात जारी रहा था, लेकिन वहां पे अभी तक कोई नुक्ता नजर, अभी तक इस तरह का कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया हुआ है। और उसी टाइम एक कार बम इंसिडेंट होता है मॉस्को में, जो कि वहां पे फाइनल सारोव जो था वो अलग होता है। वो कौन होता है? जर्नल स्टाफ ऑफ ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये अलग होता है। वजह क्या है? इसकी वजह ये हो सकता है कि फाइनल सॉफ था, ठीक है, ये लीड कर रहा था जनरल स्टाफ ऑफ ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर को। इनके साथ जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स थे ये इनके कंट्रोल में थे। और तीन दिन पहले रशिया ने क्या किया, अपना मिसाइल को एक्टिव किया था। कहां पे? बेलारूस में। कौन सा मिसाइल थे? मिसाइल का नाम ओरेशिन था, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बहुत खतरनाक मिसाइल है। जहां पे जो बेलारूस का जो सदर था लुकाशेंको, उसने यही बयान जारी किया कि वाकई रशिया ने यहाँ पे अपना मिसाइल नस्ब किया हुआ है। ये आपका फिनलैंड है। फिनलैंड ने जो कि नेटो ज्वाइन किया था 2023 को, और इसके साथ साथ जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इसके साथ साथ स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन ने 2024 में अपने नेटो को ज्वाइन किया हुआ था। और इसके नॉर्वे है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। और अभी इनकी दोस्ती किसके साथ है? यूएसए के साथ है। यूएसए एंड स्कैंडिनेवियन एक्सिस। रशियन मिसाइल कौन नस्ब करता है? रशिया नस्ब करता है, तो इनके लिए खतरा है। ठीक है, ये इस्टोनिया है, ये लिथुआनिया है। ठीक है, और ये बाल्टिक सी है, जो कि बाल्टिक कंट्रीज भी इसे कहते हैं। ये बाल्टिक सी है, ये आपका पोलैंड है, और यूक्रेन है, और ये ऊपर आपका बेलारूस है। तो यहाँ पे जो कि यूक्रेन को अगर देखा जाए कि यूक्रेन 1997 में कोशिश किया था कि मैं नेटो को ज्वाइन करूंगा, लेकिन नहीं हो सका। फिर 2008 में कोशिश किया था, फिर 2019 और लास्टली फिर 2022 में जब उसने कोशिश किया होता, उसके बाद फिर रशिया ने पूरा इसके ऊपर चढ़ाई किया, इसके ऊपर वार किया और जंग किया, और इसका तकरीबन आधा हिस्सा और कुछ इस तरह का उसने कब्जा लिया है। और ये अंडर किसकी है? रशिया के अंडर है। ठीक है, और यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। इस अगस्त में जो प्यूटन और ट्रम्प की मुलाकातें होते हैं अलास्का में, लेकिन वहां पे कुछ रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन वहां पे जिद्दत ये कहता है कि भाई आपको 30% या 20% आप ले जाए, किसकी? यूक्रेन की। लेकिन रशिया नहीं मानता है, वो कहते हैं कि मुझे 50% चाहिए यूक्रेन से, तब मैं अपने सिक्योरिटी को वापस इस एरिया से सेट करूंगा। लेकिन जहां पे भी वो लोग तो अमन के लिए गए थे, जहां पे जो फाइनल सर्व है वो हलाक होता है। वो किस लिए? क्योंकि वो जो खासकर इसने जो मिसाइल नस्ब किया हुआ था, ठीक है, ये अंडर इसी के अंडर में थे, जो कि फाइनल सर्व इसी ने मिसाइल नस्ब किए थे। और ये खतरा किसके लिए मंडरा रहे थे? ये खासकर फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, पोलैंड, आपके यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा मसला हो रहा था। ये फिर यूरोपियन कंट्रीज से इन्होंने क्रिटिसाइज, क्योंकि ओरिजिनल प्लास्टिक मिसाइल है, ये खतरनाक है, लिहाजा इसको वापस करें।
تو اسی لیے یہاں پہ اس کا مائٹ بھی، اس کا قتل بھی، اور یہی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا جو قتل، جو مرڈر کیا ہوا ہے کس نے، یوکرین ایجنسی نے، کون تھا، فائنل سروس تھا، ٹھیک ہے۔ تو مزید اگر دیکھا جائے کہ ہسٹری میں بیک گراؤنڈ 2022 میں ڈیری ڈوگنا ان کا قتل ہوا، وہ کون تھا، الیگزینڈر ڈوگنا کا جو ڈاٹر تھی، تو وہ کون کیا کر رہے تھے، وہ صرف پیوٹن کو سپورٹ کر رہے تھے اگینسٹ آف یوکرین اینڈ رشین وار۔ اور پھر 2023 میں پھر ایک ہلاکت ہوتا ہے جو لیفٹیننٹ کیرلو یاروسلوون، وہ جو کہ آرمی کمانڈ تھا، ٹھیک ہے، کس کا، رشین فورس کا آرمی کمانڈ تھا، وہ 2023 میں وہ بھی مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ 2024 میں ایک اٹیک ہوتا ہے ایگرو کورولوف، ایک ریڈیولوجیکل کیمیکل اینڈ بایولوجیکل ڈیفینس کی چیئرمین تھا، یہ بلاسٹک میزائل یہ بنا رہا تھا، تو انہی کی وجہ سے تقریباً ان کے لیے مسئلہ تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو، یہ مزید ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو جتنے بھی ان کی سپورٹرز تھے، جتنے بھی اس کے سائنٹسٹ تھے، جتنے بھی ان کے جنرلز تھے، ٹھیک، ان کو ایک ایک مار رہے، ٹھیک، اور آج کس کو مارا ہے، آج جو کہ 22 دسمبر 2025 کو فائنل سرالو جو کہ جنرل اسٹاف آف آپریشن ٹریننگ سینٹر پر اس کو آج ہلاک کیا گیا ہے، لیکن رشین یہی کہتے ہیں کہ یوکرین کی جو ایجنسی ہے اسی نے مارا ہے، لیکن ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے۔ تو کس لیے یہ مسئلہ چل رہے ہیں، خاص کر ان کنٹریز کی وجہ سے، کیونکہ وہ وہاں پہ اپنا بلاسٹک میزائل نصب کر رہے ہیں تاکہ خطرے مستقبل میں فنلینڈ، سویڈن، ناروے جو کہ سکویڈین کنٹریز ہے، اور یوکرین کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو، پولینڈ کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ جو ایریاز ہے یہ سارے کے سارے نیٹو ممبرز کنٹریز ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ان فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے، ایون تو آج تو گئے تھے امن مذاکرات کے لیے میمی میں جو کہ فلوریڈا میں، فیوچر اس کا ابھی تک فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آج ایک اور اچھا سپریم جو کہ آرمی کے کمانڈر تھے ان کو مارا، وہ ہلاک ہو گیا ہے، لیکن یہ مزید اسکلیشن کی طرف چلا جاتا ہے اور مزید مسئلے کی طرف چلا جاتا ہے، خاص کر اس کو صرف اور صرف یورپین انٹریز بلکہ آپ کی پورا دنیا اس کو سہ لے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی